हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू सिविल संग्राम। तैयारी वही बनती है जो हर दिन नया निखरता है, नया बनता है। इफ यू आर सेटलिंग डाउन कि भाई त्योहार है, हम थोड़ा आराम कर लें, थोड़ा साफ सफाई कर लें और रेगुलर क्लासेस को मिस करते हुए, रेगुलर स्टडी को मिस करते हुए हम आगे बढ़ें, देन आप कहीं ना कहीं लैग करोगे। कंसिस्टेंसी, लगातार, रोज, ये हम लोग को प्रैक्टिस जारी करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा माहौल को और अच्छा बनाने के लिए आज आपके लिए लेक्चर नंबर 5, डोज नंबर 5 करेंट अफेयर का, ताकि आप मस्ती माहौल में करेंट अफेयर को करते चले और आपका 1 साल 1.5 साल का करेंट अफेयर हमारे साथ जुड़ करके कंप्लीट हो सके। चलिए डोज नंबर 5 का शुरुआत करते हैं और प्रश्न नंबर 121। अब तक हम लोगों ने 120 प्रश्नों को उधेड़ रखा है, बना रखा है, समझ रखा है। अगर किसी प्रकार से 120 सवालों को पूछा जाएगा, देन यू ऑल आर फाइटर, यू विल फाइट एंड क्रैक ऑल द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 120 क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन में दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा, हम ज्यादा भी नहीं आप लोग को लोड देंगे। क्या कहता है आरबीआई मौद्रिक नीति अक्टूबर 2025 के हिसाब से? कहता है द मॉनेटरी पॉलिसी कीप द पॉलिसी रेपो रेट अनचेंज्ड। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अक्टूबर 2025 में एएमपीसी ने रेपो दर 5.50% पर क्या रखा है? यह स्थापित रखा है, यानी सेम रखी। पहला स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, यहां तक फर्स्ट स्टेटमेंट है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? हमने अभी जस्ट पढ़ा सितंबर में कि जो मॉनेटरी पॉलिसी का रेपो रेट है वो अनचेंज्ड रखा गया है 5.50% पे। ये बात तो सर सही है, ये बात सही है। हमने अक्टूबर में इसका रिपोर्ट देखा, सितंबर में ही हम लोगों ने इसको खास तरह से देख लिया था। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2026 की विकास दर पूर्वानुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया, यानी द जीडीपी ग्रोथ आउटलुक फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 वाज रिवाइज्ड फ्रॉम 6.5% टू 6.8%। ये क्या बात सही है? ये भी बात सही है, इसको रिवाइज्ड किया गया था, ये बात सही है, दोनों कथन सही है। देखते हैं तीसरा कथन भी सही है क्या? द स्टैंस वाज चेंज्ड फ्रॉम न्यूट्रल टू एक्मोडेटिव। नहीं 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 नहीं, पढ़ते के साथ आपको रुक जाना होगा, यानी न्यूट्रल से एक्मोडेटिव पर कर दिया। नीति का रुख जो न्यूट्रल से एक्मोडेटिव, नहीं सर, न्यूट्रल ही तो है। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा, पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट तो क्लियर। सर ये क्लियर है क्योंकि ये दर के बारे में पूछ रहा है। आपने पिछले लेक्चर में भी कराया हम लोग को कि 5.50 है, 6.5 से बढ़कर के अभी करंट कितना है, 6.8 कराया। हमने बताया भी आपको कि पिछले कितना था, 6.5 था। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो सर पढ़ा हुआ है, लेकिन तीसरा हमें पता ही नहीं है कि न्यूट्रल और एक्मोडेटिव होता क्या है। तो कैसे हम इसको छांटे या फिर इसको साथ रखें? बात को समझिएगा। न्यूट्रल का मतलब क्या है? न्यूट्रल का मतलब आरबीआई न्यूट्रल है। वो चाहे तो ग्रोथ को देखते हुए, यानी विकास को देखते हुए, इन्फ्लेशन को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, रेपो रेट को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। और एक्मोडेटिव का मतलब है कि वो अनचेंज्ड रहेगा, वो यूनिडायरेक्शनल रहेगा, यानी एक तरफी ये बात को सोचेगा। क्या सोचेगा? एक्मोडेटिव में क्या सोचेगा कि हमको अभी ग्रोथ यानी विकास पे ध्यान देना है, इसलिए इन्फ्लेशन को इतना रखेंगे। अभी हमको फाइनेंस सेक्टर को ध्यान देना है, इसलिए हम अभी रेपो रेट को इतना रखेंगे। अभी हमको एग्रीकल्चर पे ध्यान देना है, इसलिए हम इतना रखेंगे। तो ये अंतर हुआ न्यूट्रल और एक्मोडेटिव में। न्यूट्रल में कहता है कि हम न्यूट्रल है, हम सिचुएशन को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए हम अपने दर को बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं। लेकिन एक्मोडेटिव में क्या होता है? हम सिचुएशन नहीं देखेंगे, एक नजरिया रखेंगे किसी के ऊपर, या तो ग्रोथ के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, या फिर एजुकेशन या फिर हेल्थ के ऊपर, यानी किसी एक को देखते हुए हम फिक्स कर देंगे अपने पैरामीटर्स को, अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। न्यूट्रल से एक्मोडेटिव नहीं हुआ है, अभी भी न्यूट्रल है।
एकोमोडेटिव तो था जुलाई तक, उसी से तो न्यूट्रल हुआ है, अभी कोई न्यूट्रलिफिकेशन नहीं है, यानी तीसरा कथन गलत है। यहां पर देख लीजिएगा जो रेखा दिया हुआ है, यहां से ये वाला तीसरा कथन गलत है। तीसरा कथन गलत, तो आपको केवल 1 और 2 के साथ जाना पड़ेगा। ये कंसेप्ट समझ में आया आप लोग को? तो आया है तो लाइक करते हुए आगे बढ़िए ताकि हमें भी अच्छा लगे। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 122 में। निम्नलिखित योजनाओं के प्राथमिक उद्देश्य मिलान करें। क्या है प्राथमिक उद्देश्य, उसको मिलान करते हैं। पहला, पीएम धान कृषि योजना, इससे बहुत सवाल बनता है, बहुत फेमस सवाल है। ये जो है ना अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, एक आध महीना बढ़िया से नहीं बीता है, ये बहुत मार्केट में धुआं मचाए रखे हैं। क्या कहता है? टारगेटेड अप टू 100 लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। कहता है क्या? 100 पीएम धन कृषि योजना का पहला स्टेटमेंट, 100 कम उपजाए जिलों का लक्षित विकास दलों में आत्मनिर्भरता मिशन। यही तो बात किए थे हम, आप लोग को बताए भी थे। 100 डिस्ट्रिक्ट को हम लोग चुनेंगे जिसके प्रोडक्टिविटी कम होंगे, जिसके मार्केट में उसका रेट कम होगा, यानी 3-4 पैरामीटर सरकार ने हम आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया है, वो पे सरकार ऐसे 100 डिस्ट्रिक्ट यानी जिलों को चुनेगा। दूसरा बात कहता है प्रोक्यूरमेंट सपोर्ट टू तूर, उड़द, मसूर नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल सीड, यानी तूर, उड़द, मसूर की खरीद, समर्थन राष्ट्रीय तेलबीन मिशन, आयात निर्भरता बढ़ाना। ये बात भी सही है कि हम लोग क्या है, इस मिशन से हम लोग क्या, दाल पे डिपेंडेंसी, जो हम लोग चना का दाल, तूर का दाल, मसूर का दाल, अरहर का दाल इंपोर्ट करते थे, बाहरी देश से मंगाते थे, उसको खत्म करना है। और हमारे देश में, हमारे राज्य में, हर एक राज्य में, हमारे देश में ही क्या हो, अच्छे दालों की फसल हो। क्यों क्यों यही सवाल होता है, क्यों सरकार दालों पे इतना ज्यादा फोकस कर रही है? प्रोटीन न्यूट्रिशन अच्छा होगा अगर हमारे शहरों में ही दाल बने, वहीं पर दाल अच्छा क्वालिटी का मिले। हमारे देश में, छोड़िए आपके शहर में नहीं है, कम से कम आपके देश में, ये हमारा प्यारा भारत के अंदर अगर कोई 1, 2, 3 राज्य भी सेल्फ सफिशिएंट हो जाए कि हम पूरे देश को दाल खिला सकते हैं, तो कितना सुंदर होगा। दैट एवरी स्टेट विल गेट दाल फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट और फ्रॉम द इंडिया इटसेल्फ, हम लोग को बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा। तीसरा स्टेटमेंट कहता है डिपेंडेंसी ऑफ इंपोर्ट टू बी इंक्रीज्ड। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? तीसरा क्या है? आयात निर्भरता बढ़ाना, नहीं घटाना है, हमें बढ़ाएंगे क्यों? यानी तीसरा स्टेटमेंट एब्सर्ड है, यानी पहला और दूसरा के साथ हम लोग को जाना पड़ेगा। ठीक है, यानी आपको एक झलक दे रहे हैं कि अगर कोई भी स्कीम हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप कहीं से पढ़ रहे हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी 1-2 बाउंसर्स के लिए आप लोग रेडी रहिए। बीपीएससी में तो खैर आप लोग कमर कस लीजिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस बार भी पूछे गए, 71वीं में पूछे गए, 72वीं में भी पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो आप लोग कमर को कस लीजिए ताकि इस तरह के सवाल को आप टैकल कर जा सकते हैं आराम से बिना टेंशन के। और एसआई वेसाई में भी तो क्वेश्चन इस तरह का पूछा ही जाता है, और एईडीओ और टीआरई इसमें भी ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल को आगे खींचते हैं। स्वामी फंड टू फोकस ऑन, ये फंड किस पे फोकस करता है? ये फंड आपको फोकस करता है कंप्लीशन ऑफ स्ट्रेस या पाउज होल्डिंग यूनिट विद ब्लेंडेड फाइनेंस, यानी तनावग्रस्त रुके हुए आवास योजनाओं को वित्त प्रदान करना, है ना। इसमें क्या था कि जितने भी आधा अधूरा स्ट्रक्चर बन चुका है और कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो सरकार उसको हेल्प करेगी, ऐसे सोसाइटीज को, ऐसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को, ताकि वो इसको, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें और उसको मार्केट में लाए। क्योंकि सरकार को भी तो फायदा होता है, अगर कोई वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर कोई बना रहा है और वो रुक गया है, तो देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अच्छी बात नहीं है। तो सरकार इसके लिए हेल्प करती है, और सरकार इसमें हेल्प करेगी कैसे? कंप्लीशन ऑफ स्ट्रेस या पाउस्ट, यानी पाउस्ट रुका हुआ काम या स्ट्रेस दबा हुआ काम है, जहां पर मान लीजिए 500, 1,000 फ्लैट का ड्वेलिंग्स बन रहा था, वहां काम रुक गया है, तो सरकार, निर्मला सीतारमण इस पे फोकस की है इस बार, इसलिए इसको स्वाम फंड 2 में। चलिए, रीजन फॉर डिसकंटिन्यूइंग यूपीआई P2P, अक्टूबर 2025 में यूपीआई, फोन पे, पेटीएम जैसे हम लोग करते हैं ना, उसमें कलेक्ट रेस्ट्रिक्ट बंद करने का कारण क्या है? ठीक है ना, कलेक्ट को रोकना, कलेक्ट रिक्वेस्ट, सॉरी,
रिक्वेस्ट, कलेक्ट रिक्वेस्ट। कलेक्ट रिक्वेस्ट एक आप लोग मान लीजिए डोमिनोज में जाते हैं, पिज्जा हट में जाते हैं, 700 का बिल बना, 2 लोग हैं आप लोग, तो क्या करते थे? स्प्लिट द बिल। वहीं से आप क्या करते थे? स्प्लिट द बिल का मैसेज भेज देते थे, ठीक है। लेकिन इसको अक्टूबर से बंद कर दिया गया है, 2 अक्टूबर से कंप्लीटली इसको बंद कर दिया गया है। P2P का मतलब क्या है? पीयर टू पीयर। ऐसा नहीं है कि आप उसके यूपीआईडी और नंबर पे नहीं भेज सकते हैं, भेज सकते हैं, लेकिन वो जो था ना कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमको पैसा दो, इसके वजह से साइबर फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा था। इसको रोकने के लिए ये कदम उठाया गया। चलिए, तो ये क्या हो गया? देखिए इसका ऑप्शन इनहैंस फ्रॉड कंट्रोल एंड सिक्योरिटी, धोखाधड़ी नियंत्रण और सुरक्षा बढ़ाना, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। अब आइए, विनोद मित्रा इन गगनयान मिशन इज, क्या है विनोद मित्रा? गगनयान मिशन में व्योम मित्रा क्या है? ये कुछ भी नहीं है, ये ह्यूमनॉइड रोबोट है फॉर अनक्रू फ्लाइट, मानवकृत रोबोट बिना चालक के उड़ने के लिए। ऐसा हम लोगों ने क्यों किया? यही है स्ट्रक्चर। दिसंबर में हम लोग होपफुली, इसी दिसंबर 2025 में हम लोग गोइंग टू लॉन्च दिस ह्यूमनॉइड रोबोट व्योम मित्रा इन गगनयान मिशन, ताकि एक स्पेस क्राफ्ट जाए, एक रोबोट जाए और एक ह्यूमन कंडीशन में जाए। जैसे इंसान श्वास लेता है, इंसान को बॉडी टेम्परेचर है, बुखार लगता है, खांसी होता है, वहां जाने के बाद इंसान, अभी इंसान को डायरेक्ट नहीं भेज सकते, इसलिए रोबोट भेज करके हम लोग कंडीशंस को देख रहे हैं, सर्वाइवल कंडीशन। वहां जाकर के इंसान अगर गया तो कैसे, किन किन कठिनाइयों को झेलना पड़ेगा, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है उसके साथ, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? एक रोबो भेज रहे हैं, एक ह्यूमनॉइड रोबोट भेज रहे हैं। इनएम इज प्राइमली यूज्ड फॉर, इनएम, इनएम मुख्यतः किसके लिए यूज किया जाता है? ये डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केटिंग। इससे क्या है कि जितने भी मंडीज हैं वो क्या होंगे? डिजिटली जुड़ जाएंगे, और जुड़ जाने की वजह से क्या होगा? उनको भाव जो है पता चलेगा। इसका बेनिफिट क्या है सर? इनाम का बेनिफिट ये है सर कि कोई बिहार गया का व्यापारी है, वो पता कर सकता है कि बगल वाला जिला औरंगाबाद है, वहां का मंडी में क्या रेट है। मान लीजिए 20 रुपए प्रति किलो कोई भी प्रोडक्ट का रेट है, यहाँ कोई भी दाल वाल कुछ भी हो, दाल तो नहीं, कुछ भी हो, 20 रुपए प्रोडक्ट है, और यहाँ औरंगाबाद बगल में इसको 23 रुपए पर केजी मिल रहा है। इसको 2-3 क्विंटल ले जाना है, सोच रहा है यहाँ से अगर मैजिक में करके ले जाएंगे हमको 2000 का भाड़ा लगेगा, फिर भी 5000 एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये बातें इसको कौन बताएगा? हु इज ऑथराइज्ड टू टेल हिम? कौन बता सकता है? तो ये ई नैम बताएगा इसको कि आपके ये मंडी में ये भाव है, ये मंडी में ये भाव है। लेकिन यहां पर बात को समझिए, कोशिश है सरकार का, लेकिन कोशिश है सरकार का कि पूरे मार्केट का, मंडी का भाव एक ही रखा जाए। बात समझे? एक ही रखा जाए। लेकिन यहां पर एक और लेकिन है, लेकिन कुछ कुछ प्रोडक्ट हैं जिनको लोकली पीपल उसको उगाते हैं, तो वहां पर भाव, उसका भाव रेट कुछ और होगा और कहीं और पे होगा, लेकिन ज्यादा का फर्क ना रहे। और ये पैसा जो है डायरेक्ट इन मंडी में पहले साहूकार लेता था, साहूकार इन लोग को देता था, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट इनको डिजिटली ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट है। क्या है? डिजिटल कृषि का ये कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल एआई टैलेंट मिशन, नेशनल एआई टैलेंट मिशन हुआ, उसमें क्या था? ट्रेन एआई वर्कशॉप इन इंडिया, एआई वर्कशॉप इन इंडिया को ट्रेन करना, देश में एआई कर्म शक्ति प्रशिक्षण करना। ठीक है, यही हुआ था। इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट फॉर 2025 इज अबाउट, बहुत बहुत प्यारा और सुंदर कंसेप्ट है, ये ध्यान दीजिएगा। भारत का नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य क्या है? 175 गीगावाट कैपेसिटी। अरे भाई साहब, ये पुराना है, 2022 का लक्ष्य था, पूरा नहीं कर पाए थे हम लोग। ऑप्शंस में ऐसा ही डालेगा कि कहीं ना कहीं आप 1 आध साल पहले कहीं ना कहीं पढ़े हो और मार दो, इसी तरह का ऑप्शंस में डालेगा। 175 ये 2022 का लक्ष्य था, इसको हम लोग क्रॉस कर गया। और क्या प्रॉमिस किए हैं? क्या प्रॉमिस किए हैं? हम लोग प्रॉमिस किए हैं कि 2030 तक हम लोग 500 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी को हम लोग क्या कर लें? पालें, उसको पा सकें। नवीकरणीय ऊर्जा, रीन्यूएबल एनर्जी को हम लोग अचीव कर ले। सवाल ये भी हो सकता है सर अभी तक हम लोग कितना किए हैं? अभी तक हम लोग सर आप मोटा मोटी 243 गीगावाट अचीव किए हैं, जिसमें 233 दशमलव कुछ कुछ ऐसा ही है गीगावाट हम लोग फॉसिल बोल रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, नेचुरल एनर्जी से किए हैं, जैसे विंड, सन, ये सब से किए हैं। और
8 पॉइंट कुछ कुछ हम लोग 8.3 आसपास ये हम लोग किसी के न्यूक्लियर पावर प्लांट से किए हैं, न्यूक्लियर पावर से किए हैं। तो दोनों को जोड़ दीजिए, अप्रॉक्स इतना ही है। 243 सरकारी आंकड़ा है और 233 दशमलव कुछ हम लोग किए हैं नेचुरल एनर्जी से 8.33 आसपास हम लोग किए हैं आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट से अभी तक टोटल 243 है। लक्ष्य कितना है हम लोग का 2023 तक 500 गीगावाट को अचीव करना। लेकिन लक्ष्य तो 2025 का पूछ रहा है ना, लक्ष्य 25 में क्या है हम लोग का, नहीं 505 नहीं, नो डिफाइंड टारगेट, ऐसा थोड़ी होता है, बिना टारगेट का काम नहीं चलता है। 43 गीगावाट अप टू 40 है, अप टू 43 हम लोग अचीव करने का उम्मीद करते हैं कि 2025 में 2 महीना और बचा है, हम लोग कर लें। और मतलब मैक्सिमम हम लोग कर चुके हैं, 10-15 का डिफरेंस होगा करने के लिए। चलिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट क्या है? 2030 है। सब कोई रट के आप लोग, सतत विकास लक्ष्य की अवधि क्या है? अ न्यू कॉफी प्लांट स्पीसीज नेम्ड ओफियोहोरिंजा एसिचिंटा वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच रीजन ऑफ इंडिया? क्या सुंदर सवाल है। ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। हाल में ही भारत के किस क्षेत्र में ओफियोरिंजा इची नाटा नामक एक नई कॉफी पौधा प्रजाति की खोज की गई है? कहां पे की गई है? तो ये आपको वेस्टर्न घाट में खोजा गया है। वेस्टर्न घाट में ऐसे ऐसे सवाल एक दो रहते हैं, ऐसे ऐसे सवाल रहेंगे तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। वेस्टर्न घाट में, पश्चिमी घाट में इस तरह का खोज किया गया है। हाँ, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का है। कितना 17 पॉइंट है आप लोग का। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये इस पेज में आ गया है। आप लोग ये 17 पॉइंट को याद रखिएगा, मोटा मोटी पूछता है बीपीएससी में तो बहुत बार, 67th में, 64th में आसपास ऐसे ही 2-3 बार पूछ चुका है इधर 10 साल के 10 सालों में। Which organization publishes the red list for species conservation? यानी प्रजाति संरचना के लिए रेड लिस्ट कौन जारी करता है? तो वो IUCN करता है। IUCN रेड लिस्ट को जारी करता है। रेड लिस्ट जारी करता है 9 पैरामीटर्स पे जारी करता है। पहले कौन थोड़ा खतरा में है, उसके बाद लास्ट एक्सटेंट करता है। यानी 9 से 10 पैरामीटर होते हैं उसको ऐसे मेजर करने का कि कौन खतरा में अभी आने वाला है, कौन खतरा में आ चुका है, किस पे खतरा ज्यादा है, ऐसे ऐसे करके 9-10 पैरामीटर है उसको, और लास्ट में जो 9वां पैरामीटर पे होता है उसको रेड लिस्ट में जारी कर देता है। एक्सटिंक्ट, लुप्त। ई श्रम पोर्टल, ई श्रम पोर्टल क्या है? ई श्रम पोर्टल किसके लिए है? ई श्रम पोर्टल तो सर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए है। रजिस्टरिंग अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर यानी अर्ध संगठित श्रमिकों का डिजिटल पंजीकरण, ये है। लेकिन सर इसका थोड़ा खासियत बता दीजिए आप, ये ई श्रम पोर्टल है क्या? ई श्रम पोर्टल का खासियत क्या है सर? ई श्रम पोर्टल का खासियत ये है कि अगर मान लीजिए आप एक अनऑर्गेनाइज्ड अनस्किल्ड लेबर हो, मजदूरी करते हो, आप इस पे डिजिटली कर लो, डिजिटली लॉगिन कर लो, आपका सब कुछ आधार कार्ड से सब कुछ हो जाता है, लॉगिन हो गया। इससे क्या है, सरकार के पास एक डेटा है, सरकार के पास एक कलेक्शन है कि हमारे देश में, हमारे इस राज्य में, इस शहर से ज्यादातर यहां पर ऐसे ऐसे वर्कर्स हैं। तो जब सरकार पॉलिसी बनाएगा तो आपको ध्यान रखेगा। सरकार अगर किसी भी तरह का इनिशिएटिव लेना चाहेगा तो आपका ध्यान रखेगा कि इतने सारे वर्कर्स हैं हमारे, और खास करके इस एज ग्रुप के इतने हैं, तो इनको इस तरह का सब्सिडी देना चाहिए। अगर कोई 4 महीना जॉब नहीं कर पा रहा है तो इस तरह का इन लोग को बेनिफिट देना चाहिए। सरकार के पास डेटा होगा तो आप ही का उत्थान के लिए सरकार को यह डेटा होता है। Which country launched its first ever national child safeguarding policy? क्या सुंदर है, अक्टूबर में ही, अक्टूबर किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की? ये फिजी ने शुरू की है। सुंदर सा देश है, प्यारा सा देश है, ये बहुत सुंदर ये पहल है, फिजी ने शुरू की। ऐसे ऐसे सवाल कहां पूछे जाएंगे? ऐसे ऐसे सवाल आपको एसआई में पूछे जाएंगे, ऐसे ऐसे सवाल आपको कहां पूछे जाएंगे? टीआरई में पूछे जाएंगे। एईडीओ का चांसेस थोड़ा सा हाँ भी है ना भी है, लेकिन बीपीएससी अब ऐसे ऐसे सवालों से थोड़ा सा कट गया है। कब से? तो 66वीं 67वीं के बाद से कट गया थोड़ा सा। वो भी सवाल का स्टैंडर्ड को थोड़ा सा मैच कर रहा है यूपीपीसीएस और यूपीएससी के, यूपीएससी तो नहीं कह सकते, यूपीपीसीएस अदर स्टेट पीसीएस की तरह। यूपीपीसीएस का मस्त होता है क्वेश्चन, परीक्षा देने का मौका मिले, 3 दिन पहले ही परीक्षा हुआ है, दिए होंगे तो आप लोग बहुत अच्छा। वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट कोऑपरेटिव मल्टीफेड कॉम्प्रेस्ड बायोगैस सीबीजी प्लांट इनॉग्रेटेड? अमित शाह जी पहुंचे हुए थे, भारत का न्यूज में था। और कहां पे था? ये पीआईबी का न्यूज है। सहकारी बहुफंडी
संपीड़ित बायोगैस संयंत्र कहाँ उद्घाटन किया गया? ये अहिल्यानगर महाराष्ट्र, अहिल्यानगर में हुआ था महाराष्ट्र। ये जो ब्रेन है ना, सीपीयू, पढ़ते तो है न्यूज़पेपर, आप लोग के लिए क्वेश्चन भी तैयार करते हैं और भी बहुत टीम लगी हुई रहती है क्वेश्चन तैयार करना, लेकिन जो हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं वो मेरे पास एक प्यारा सा छोटा सा डायरी है, उसमें हम लिख लिया करते हैं कि ये क्वेश्चन है और ऑप्शन कुछ भी डाल देते हैं, ऑप्शन आप आंसर लिख लेते हैं कि हाँ अमित शाह इनॉग्रेटेड अहिल्यानगर विजिटेड एंड इनॉग्रेटेड ये कंप्रेस्ड बायोगैस इन महाराष्ट्र। अब इसे क्वेश्चन फ्रेम कर दीजिए, देखते हैं ये क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है इस तरह से। ऑप्शन महाराष्ट्र है तो उड़ीसा, कर्नाटका, गुजरात कुछ भी डाल दें, नियर बाई वाले कोई भी डाल देंगे, साउथ वाले थोड़ा सा वेस्टर्न कोस्ट वाले वेस्टर्न कोस्ट महाराष्ट्र, थोड़ा सा कोस्टल एरिया उड़ीसा भी डाल देते हैं, गुजरात और कर्नाटका थोड़ा उसके आसपास रीजन में डाल दिया करें ऑप्शन। इसी तरह का क्वेश्चन बनाया जाता है। तो जो न्यूज पढ़ते हैं उसको लिख लिया करते हैं, उसी को कन्वर्ट कर देते हैं एमसीक्यू में। डिजिटल इंडिया एक्ट मौजूदा किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? ये भी न्यूज में था। ड्राफ्ट डिजिटल इंडिया एक्ट में रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा डिजिटल इंडिया एक्ट को शुरू किया गया था। ऑपरेशन सद्भावना किस संगठन द्वारा चलाने जाने के लिए एक सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रम है? इंडियन आर्मी भाई, इंडियन आर्मी आज का ऑपरेशन नहीं है, 1998 में 1998 में किसके लिए? क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया था, वहां के लोगों के उत्थान के लिए, वहां के लोगों को सपोर्ट करने के लिए, इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली उन लोग को स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस ये सब इसी ऑपरेशन के थ्रू किया जाता था। एंड इंडियन आर्मी आर प्राइड, आर सोल्जर मूविंग विद द गन एंड आर्टिलरी अराउंड देम एंड प्रोटेक्टिंग देम, और बोलते थे बनाओ हॉस्पिटल, बनाओ कॉलेज और पढ़ाओ जम्मू कश्मीर और लोगों को, हम लोग खड़े हैं सीने पर गोली खाने के लिए। These are the pride moment around, समझिए उस समय 1998 की बात है, कितना उस समय दशक था। जस्ट वी हैव कितना साल, 8 10 18 25 ईयर्स ऑफ, 25 नहीं यार, 8 18 हाँ मोटा मोटी 20 साल 22 साल हैव द वॉर का उतना ही खत्म हुआ था, ठीक है ना, उतना ही हम लोग 25 साल के आसपास ही थे, हाँ 25 28 साल। सागर कम्युनिकेशन नेटवर्क का उद्देश्य किस क्षेत्र में संचार क्षमताओं को बढ़ाना है? किस क्षेत्र में सागर कम्युनिकेशन नेटवर्क एम टू इनहैंस कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी इन विच रीजन? भैया सागर को लेकर के, सागर में होगा तो इंडियन ओशन रीजन, हिंद महासागर के क्षेत्र में। संचार साथी इज अ सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव ऑफ विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट? संचार साथी किस सरकारी विभाग के नागरिक केंद्र पहल है? किसका है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ऐसे ऐसे सवाल बहुत होते हैं, ऐसे ऐसे सवाल बहुत होते हैं, कंफ्यूजन बहुत होता है ठीक है। इंडोफेनेसिस, कैरोलिनेसिस एंड इंडोफेनेसस साइड ड्राइनेसिस that are recently seen in news belong to which species? ये अभी बहुत ताजा ताजा न्यूज है, केरला वाला साइड का न्यूज है, ठीक है। इसका आंसर होगा एंटेलियन, एंटेलियन, ध्यान दीजिएगा, चिंटी शेर, ठीक है ना, ये अभी डिस्कवर किया गया साइंटिस्ट के द्वारा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की अध्यक्षता कौन सी देश कर रहा है? ये भारत कर रहा है, भारत इज अ चेयरिंग पर्सन ऑफ दैट वन। नवीन कुमार जिनका हाल में ही निधन हो गया, किस खेल से संबंधित थे? ही वाज अ वेरी प्रो कबड्डी एंड ही वाज अ प्रो कबड्डी बेस्ट अवार्ड विनर आई थिंक इन 2019। हम जब बहुत लगन से देखा करते थे एंड आई वाज फैन ऑफ दिस मैन नवीन कुमार, और इनका देहांत हुआ क्योंकि नी का जो बोन होता है उसके में रैप्चरिंग और सेपरेशन होने की वजह से दिस बिकम कारण पुनुष बना और इनकी मृत्यु हुई। ही वाज अ वेरी, ये परहैप्स हरियाणा दिल्ली, पहले दिल्ली से खेलते थे फिर हरियाणा से खेलते थे, आई होप सो, ऐसा जब हम देखते थे तो थोड़ा थोड़ा याद है हमें। व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ फॉल्स स्मूथ डिजीज दैट रिसेंटली सीन इन न्यूज? ये न्यूज में डिजीज देखा जा रहा है अभी हाल में ही खबर में। फॉल्स स्मार्ट रोग का कारक क्या है? कवक, फंगस, इट इज अ फंगस, ये फंगस है। हाल में ही खबरों में लेटी द्वीप किस देश का हिस्सा है? लेटी आइलैंड दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ पार्ट ऑफ व्हिच कंट्री? फिलीपींस, फिलीपींस का ये इसका अंग है, हिस्सा है। क्रिस वोक्स हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, सब कोई जान रहे हैं आप लोग, इंग्लैंड। ऐसा एक लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन आप लोग को देना चाहिए बीच बीच में,
What is the name of mobile application launched by Rajiv Gandhi Institute? राजीव गांधी पशु चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान रिवर द्वारा रेबीज निगरानी के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? इसका नाम है रैबिट ट्रैक रिवर ऐप, रबी ट्रैक रिवर ऐप। विच कंट्री टॉप्ड द मेडल टैली एट 2025 आईएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप हेल्ड इन न्यू दिल्ली? भारत में हुआ है और भारत ने बहुत अच्छा प्रशंसा किया है। 8 गोल्ड, 10 सिल्वर एंड 8 ब्रॉन्ज भारत ने। ये थोड़ा सा आप लोग इसको लिख लीजिएगा, 8-10-8 ऐसे सीक्वेंस में हम भी उस समय पेपर बनाते समय आप लोग का याद रखे थे। INS सह्याद्री दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज बिलोंग टू व्हिच क्लास ऑफ इंडियन नेवी वॉरशिप? इसके न्यूज में था INS सह्याद्री, इसके स्ट्रेंथ को लेकर के और इसके मेटेलिक बॉडी को लेकर के चर्चा हुआ था, इस पे रिपोर्ट मांगा गया था, ठीक है। हाल में ही खबरों में आई INS सह्याद्री भारतीय सेना के किस वर्ग के युद्ध पोतों का संबंधित है? किससे? तो ये शिवालिक क्लास से है। खतरनाक क्लास है ये शिवालिक क्लास। छोड़िए उसमें नहीं जाएंगे, साइंस एंड टेक में नहीं जाएंगे, नहीं तो उसमें घुसे तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है क्लासेस को बताना, ठीक है ना। शुरू करेंगे विक्रमादित्य से, उसके बाद चीजें बहुत ब्रह्मपुत्र बहुत क्रीमी है, बहुत सुनने में मजा आएगा। हु आर अवार्डेड एज अ नोबेल पीस प्राइज फॉर इन फिजिक्स? फिजिक्स यानी भौतिक में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? याद रखिएगा, जॉन क्लार्के, माइकल डिवॉट एंड द जॉन मार्टिनस। ऑप्शन डी। भवानी रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? ये कावेरी का हाल में खबरों में रही भवानी नदी किस नदी का प्रमुख सहायक नदी है? जो न्यूज में होता है उसी नदी को पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि सब नदी का ट्रिब्यूटरी, हाँ पढ़ना सबको है, थोड़ा थोड़ा याद रखना सबको है, लेकिन जो न्यूज में होता है उसको कभी नहीं भूलना है। खत्म। चलिए 30 क्वेश्चन हो जाते हैं कब पता ही नहीं चलता। द टाइम स्पीड बोलते ना, टाइम मूव फास्टर। चलिए आप लोग यहाँ तक पढ़ दिए। एंड मौसम थोड़ा खराब हो रहा है एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। देखिए गर्म पानी पी रहे हैं हम। एंड आई एम ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम कफ, लाइक गला खराब जाम टाइप से। तो आप लोग ध्यान रखा करिए और किसी तरह का कोई भी समस्या हो परेशानी हो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए। इसका PDF क्लास अब मिलते ही आप लोग को तुरंत मिल जाता है। गया कॉलेज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अपोजिट में है हमारा ऑफलाइन सेंटर। अभी हम लोग BPSC फाउंडेशन 72 का बैचेस बहुत अच्छे से चला रहे हैं। अभी उसके क्या बोलते हैं ओरिएंटेशन वगैरह बहुत अच्छा से हो रहा है। एंड आफ्टर द फेस्टिवल एंड्स, छठ पूजा खत्म होते ही फिर हम लोग 1 तारीख से फुल फ्लेज्ड कैपेसिटी के साथ इस बैचेज को रन करेंगे। एंड द AEDU इज गोइंग वेरी वेल। आई विशिंग यू ऑल द बेस्ट। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड, कीप स्माइलिंग। बाय बाय।